पर आएंगे। हमने ना, अच्छा सुने सुने सब, शान शान शान। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एक कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करा था ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। किसके बेसिस पर? परफॉर्मेंस की बेसिस पर। और उसमें पहला आया था एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था जब दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी थी, तो उसको हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे? एग्जीक्यूटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक और होता है एग्जीक्यूटरी, जिसके अंदर दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन बाकी हो या किसी एक की ऑब्लिगेशन भी बाकी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने पूरी फीस दे दी, मैंने पूरा पढ़ा दिया, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। सपोज आपने पूरी फीस दे दी पर मैंने अभी तक पूरा पढ़ाया नहीं है, तो भी हम इसको एग्जीक्यूटरी ही टर्म करते हैं। जबकि एक पार्टी की तरफ से क्या हो चुका है? एग्जीक्यूटेड है, दूसरी की तरफ से एग्जीक्यूटरी है, बट स्टिल हम उसको क्या मानते हैं? एग्जीक्यूटरी मानते हैं। आज हम एग्जीक्यूटरी की टाइप्स पढ़ने वाले हैं, तो आप एक हेडिंग दीजिएगा, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स में दो टाइप्स होती हैं। एक होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। वापस से, यूनिलैटरल का मतलब एक पार्टी, और बायलैटरल मतलब दोनों। अब मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं, मेरी बात अभी सुनिएगा ध्यान से। वो बोल रहा है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके फॉर्मेशन पर, फॉर्मेशन मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है, एक पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया होता है। क्या कर दिया होता है? एक पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया होता है, बट जो सेकंड पार्टी है, कौन सी पार्टी है? सेकंड पार्टी, उसका काम अभी बाकी है, उसकी ऑब्लिगेशन रिमेनिंग है। इसका क्या मतलब ऑब्लिगेशन रिमेनिंग है? इसका काम अभी तक बाकी है, तो उसको हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी में यूनिलैटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? और बायलैटरल वो होता है जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा हो। क्या हो? तब दोनों की ऑब्लिगेशन बाकी है। क्या बाकी है? दोनों की ऑब्लिगेशन बाकी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायलैटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे बताना कि वो यूनिलैटरल है या फिर वो बायलैटरल है। सपोज करते हैं एक्स ने एक रिवॉर्ड अनाउंस करा कि सपोज करते हैं जिसने भी उसका डॉग ढूंढा। क्या ढूंढा? डॉग। तो वो उसको 5,000 रुपए दे देगा। क्या दे देगा? 5,000 रुपए दे देगा। सपोज करते हैं वाई ने उस डॉग को ढूंढ लिया। क्या कर लिया? पहले उसने पब्लिक में अनाउंस करा था कि जिसने भी डॉग ढूंढा मैं उसे कितने रुपए दूंगा। और वाई डॉग ढूंढ कर एक्स के पास आ गया। किसके पास आ गया? और एक्स ने अभी 5,000 रुपए देने बाकी है। क्या बाकी है? कितने देने बाकी है? क्या ये यूनिलैटरल है या ये बायलैटरल है? क्यों यूनिलैटरल? एक ने ऑब्लिगेशन पूरी कर ली। किसने? बाय ने डॉग ढूंढ लिया, बट एक्स ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं करा, उसके 5,000 रुपए देना अभी बाकी है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इधर ध्यान से देखिएगा, वापस से वो क्या बोल रहे हैं? इट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी। मतलब एक पार्टी ने अपना काम कर दिया है, एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग, मतलब दूसरे का काम बाकी है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल। तो इसमें आप लिखिएगा टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटरी के अंदर पहला यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आप लिखिए इट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी has performed has performed his duty or obligation, and the other parties obligation इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी बाकी है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे?
यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? और बायलैटरल क्या था? जिसमें दोनों पार्टी। हाँ, अभी तक दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करी। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिएगा क्या लिखा है, ए प्रोमिसेस टू सेल इज प्लॉट टू बी फॉर 1 लाख रुपीज। उसने क्या बोला, कितने का बेचेगा? बट बी पेज 25,000 एज अर्नेस्ट मनी। ये क्या होता है अर्नेस्ट मनी? एक इनिशियल एक पेमेंट उसने कर दी और उसने बोला बैलेंस में अगले संडे दूंगा। क्या बी ने अपना काम पूरा करा? नहीं। आगे क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड ए गिव्स द पोजेशन, मतलब ओनरशिप नहीं, पोजेशन मतलब जगह दे दी उसको रहने के लिए, बट प्रोमिसेस टू एग्जीक्यूट द अग्रीमेंट ऑन द रिसीट ऑफ फुल अमाउंट। क्या मतलब, क्या बोला? जब आप पूरा पैसा दे दोगे तब मैं अग्रीमेंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? क्या उसने काम अपना पूरा करा है, उसका भी बचा हुआ है? उसका भी बचा हुआ है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? बायलैटरल, क्योंकि दोनों का काम बाकी है, बी का पैसा देना बाकी है और ए का प्रॉपर अग्रीमेंट बनाकर वो डिटेल देना बाकी है। तो इसमें आप लिखिएगा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में, it is a contract where the obligation is outstanding on the part of both the parties। और ये एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा। कोई है जो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बता सकता है? चलो नाम नहीं चाहे। हाँ, और अगर किस गलत हुआ तो फिर पनिशमेंट है। रेडी? हाँ, ये सोच लो, शहर का ही हाथ उठ रहा है आधा, वो भी डन है। अगर गलत हुआ तो ये याद रखना, वो मैं बाद में बताऊंगा। ना ना ना, डन। ठीक है, चलो शहर में बता रहे हैं सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी वाइज। ऑन द बेसिस ऑफ एक चार तरीके के होगा, on the basis of 4 तरीके? 3 तरीके। हाँ, on the basis अब अगर अगली गलती पर गलती मान रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, on the basis of formation of contract। पहली कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज बता रहे हैं स्टार्ट से। हाँ, अब बेटा पंगा ले लिया तुमने, on the basis of बताना नहीं है। on the basis of validity of contract। ठीक on है। the basis of formation of contract। हाँ, on the basis of performance of contract। ठीक है। on the basis of validity में 5 है। valid contract जिसके अंदर सारे essential elements। नाम बताओ सिर्फ मुझे। valid contract, void contract, voidable contract, illegal agreement और illegal contract या फिर illegal agreement और unenforceable agreement। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और on the basis of formation of contract में 4 है। expressed contract, implied contract, quasi contract और e contract जिसको EDI भी बोलते हैं। और on the basis of परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे 2 एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, जिसके अंदर यूनिलैटरल और बायलैटरल। बायलैटरल, चलो गुड गुड, बच गए। मैं बस सोचा था पनिशमेंट का मौका, मैं तो सुबह सुबह गाने सुनते मजा आता। बच गए। गाना गाना आता है? अरे फिर तो सही है, फिर डांस करा देते। नहीं आता। हाँ जी। तो ये हमने सारे टाइप्स ऑफ क्या पढ़ लिए, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए। अब आप अगली हेडिंग दीजिएगा, इसेंशियल्स। एग्जाम्पल नहीं लिखा, इधर तक लिखना था, अमाउंट तक। इधर अमाउंट तक ही लिखना है। शौर्य भी बोल रहा था उसने कर लिया, तो शौर्य से एक और चीज पूछ लेते हैं बीच में ही, ठीक है? तो मुझे बता दो कि 2I किसका सेक्शन, मतलब कौन से कॉन्ट्रैक्ट का है? वॉइड, वॉइड या वॉइडेबल? पक्का? ठीक है। और 2G? हाँ, वॉइड एग्रीमेंट का। 2H सब बताए, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। 2H कॉन्ट्रैक्ट का है। 2J वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का है। सेक्शन 15 कोवर्जन का था। सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन का था। और सेक्शन 17 वो फ्रॉड का था। हाँ जी, तो ये लिख लिया एग्जाम्पल सबने? हाँ।
अगली हेडिंग आप दीजिएगा। चलो एक चीज तो मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा, देखते हैं। सेक्शन 9 किसका है? सेक्शन 9 जिसके अंदर एक्सप्रेस और इम्प्लाई का डिफरेंस। अरे शायद पढ़ कर आया होगा बिल्कुल, हाँ। चलो वेरी गुड, मेरे को लग नहीं रहा था बताएगा। हाँ, हाँ जी। तो आप हेडिंग एक दीजिएगा, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां से आपका, मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से कुछ भी आने वाला, अब चालू हो गया जिसमें से कुछ आ सकता है आपके पेपर के अंदर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। वो बोल रहे हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स का पूरा होना जरूरी है। क्या होना पूरा जरूरी है? इसेंशियल एलिमेंट। याद करो जब हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो सारे इसेंशियल एलिमेंट्स पूरे करता है। क्या पूरे करता है? अब हम वो सारे इसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनना, इसेंशियल एलिमेंट्स के लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 10 है। कौन सा? तो वो क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, फिर एक साथ हम करेंगे। वो बोल रहे हैं सारे के सारे अग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे अगर आगे की चीजें पूरी होती है तो। पहला, वो बोल रहे पार्टीज प्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें। किससे एंटर करें? प्री कंसेंट का मतलब है अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें। किससे एंटर करें? अगर आप किसी को डरा धमका कर पोजीशन का फायदा उठाकर एंटर करवाना चाहो तो क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? हाँ, वो वॉइडेबल के अंदर आ जाता है। सेकंड, वो ही पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं जो कंपीटेंट हो। क्या हो? कंपीटेंट मतलब योग्य हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। जैसे वो मेजर हो, साउंड माइंड हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। हमने ये चीजें पढ़ी थी। हाँ जी, तो वापस से उसने क्या बोला, सारे अग्रीमेंट्स क्या बन जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाएंगे अगर वो किससे बने हो? प्री कंसेंट। प्री कंसेंट मतलब अपनी मर्जी से। पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए क्या हो? कंपिटेंट हो। कंपिटेंट मतलब जैसे मेजर हो, साउंड माइंड हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। साथ साथ वो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट क्या होना जरूरी है? लॉफुल होना जरूरी है। और हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसको हम आगे और डीप में बात करेंगे। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। हमें हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ दोनों पार्टीज को मिलना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या बनेगा? जैसे अगर सपोज करते हैं मैं आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ और उस केस में आपका कोर्स खत्म नहीं करता। क्या खत्म नहीं करता? कोर्स। क्या मेरे ऊपर आप केस कर सकते हो? नहीं, क्यों? कंसिडरेशन नहीं है। हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना जरूरी है? कंसिडरेशन, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्टिव्स भी क्या होने चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब इलीगल चीजों के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। और लॉ ने उन्हें क्या डिक्लेयर नहीं करा होना चाहिए? वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वॉइड। तो वापस से एक बार ध्यान से, क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स निकल के आए? पहला, एक अग्रीमेंट बना हुआ हो। क्या बनाओ? अग्रीमेंट। दूसरा क्या हो? फ्री कंसेंट हो। तीसरा, कंपिटेंसी हो। चौथा, पांचवा और छठा, लॉ ने उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करा हो। तभी आप एक उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? वैलिड। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे और ये आपके एग्जाम में अराउंड 5 to 6 मार्क्स का इस पर से आराम से क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखिएगा एज पर सेक्शन 10, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या मतलब वापस से सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा, तो क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं आप क्या बताते हैं। अग्रीमेंट वाइडर टर्म है या कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म है? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्यों? वैलिड भी आ रहा है, वॉइड भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट जिसमें क्या होना जरूरी है? लीगल एनफोर्सेबिलिटी। क्या होना जरूरी है? लीगल एनफोर्सेबिलिटी। तो इसमें आप लिखिएगा ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स if they are made by pre-consent
क्या मतलब बताया था फ्री कंसेंट का? अपनी मर्जी से आप एंटर कर रहे हैं। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी पार्टीज कंपीटेंट थी? मेजर हो, साउंड माइंड हो और नॉट डिस्क्वालिफाइड पहले हो। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन and with a lawful object। क्या होना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव भी? लॉफुल। and are not expressly declared to be void। क्या नहीं है वो? void नहीं है। क्या नहीं है? void नहीं है। अब एक एक करके इन्हीं पॉइंट्स को और डीप में एक्सप्लेन करेंगे। अब फर्स्ट में देखते हैं, चलो आप सब मुझे बता सकते हो क्या बोल रहे हो? क्या होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले। और पहला कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? अग्रीमेंट बन जाए। क्या बन जाए? अग्रीमेंट। क्या फर्स्ट पॉइंट में लिख दीजिएगा। पार्टनरशिप भी एक अग्रीमेंट से बनती है। हाँ, पार्टनरशिप में भी डीड होती है। जरूरी हो रिटर्न हो? और क्या माइनर बन सकता होगा उसके अंदर पार्टनर? पार्टनर बन सकता है, नहीं सवाल ये है। हाँ, बन सकता है। चलो थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है? अभी आएगी, अगली क्लास में बात आएगी इसके ऊपर। पेपर में तो नहीं आया था ना इस बारी? कई बार अकाउंट्स की थ्योरी में आ जाता है। नहीं आया इस बारी? आई नहीं थ्योरी बोर्ड्स में? हाँ, अच्छा। पहले तो आती थी थ्योरी थोड़ी बहुत तो। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह तो आते हैं। कुछ भी नहीं था। अच्छा, पैटर्न चेंज हुआ था इस बारी थोड़ा। वैसे जो अभी तक आप अकाउंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हो स्कूल से आसान लगनी चाहिए। हाँ, हाँ, पर नहीं, स्कूल में और ज्यादा क्वेश्चंस होते थे। हाँ, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं इधर, आपको कम है इधर। आपका सिलेबस अकाउंट्स का कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। मजा आएगा सीए फाइनल के अंदर। जब आप उधर अकाउंट्स पढ़ोगे ना, तो आपकी एकदम मजे आ जाएंगे। ये होती है असली अकाउंट, तब पता चलेगा। हाँ जी। अगला सेकंड पॉइंट क्या होना जरूरी है? अच्छा, अब ना इसको लिखने से पहले एक मेरी बात ध्यान से सुनना। प्री कंसेंट और एक और चीज होती है कंसेंट, इसमें फर्क है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। एक वर्ड होता है कंसेंट। कंसेंट का मतलब है व्हेन द पार्टीज अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। क्या मतलब? अगर पार्टी सेम चीज पे अग्री करेंगी तभी जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या बनेगा? और उसको हम कंसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसेंट का मतलब है अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। और प्री कंसेंट का क्या मतलब है? अपनी विलिंग से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज ए ने बी को बोला कि मैं आपको एक शिप सेल करना चाह रहा हूं। क्या सेल करना चाह रहा हूं? एक शिप जिसका नाम है टाइटैनिक। क्या नाम है? और बी को लगा कि वो टाइटैनिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टाइटैनिक की। क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? क्यों? दे आर नॉट अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब सेम थिंग इन द सेम सेंस में अग्री करते हैं, और उसको हम कंसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसेंट बोलते हैं। हाँ जी। ऐसे सपोज करो आप मेरे पास आए कि सर मुझे ना लॉ पढ़ना है। मेरे को लगा आपको सीएमए वाला लॉ पढ़ना है, तो मैंने कहा हाँ आ जाओ क्लास में। बाद में आपने बोला कि हमें तो एलएलबी वाला लॉ पढ़ना था। ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। क्यों? अग्री नहीं कर रहे सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो इसमें हम लिखिएगा प्री कंसेंट के अंदर ए पॉइंट पे, टू और मोर पर्सन्स
are said to consent when they agree upon same thing in the same sense. And this is also known as consensus. ये देख लो इधर लिखा हुआ है consensus ad idem, which means, अच्छा पहले लिख लो consensus ad idem, which means meeting of the mind, which means meeting of the mind. इसका क्या मतलब मीटिंग ऑफ द माइंड? सेम पॉइंट पर जब बात कर रहे होंगे तभी आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। तो अभी तक दो इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। पहला क्या है? ऑफर एक्सेप्टेंस, और दूसरा पर प्री कंसेंट में अभी हमने कंसेंट की बात करी। कंसेंट का मतलब क्या है? जब दोनों पार्टी सेम चीज पर अग्री करते हैं तो हम उसको कंसेंट बोलते हैं। और वो बोल रहे हैं साथ साथ में कंसेंट आपकी फ्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फ्री। फ्री मतलब आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें। तो बी पॉइंट में लिखिएगा फर्दर सच कंसेंट मस्ट बी फ्री। Consent must be free. That is, it is not caused by, that is, it is not caused by, caused, CAUSED, caused by coercion. क्या था coercion? फोर्सफुली एंटर करा रहे हैं, कॉमा अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या था? जब अवसर का फायदा उठाकर अब एंटर करा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा। तो वापस से दो अभी तक एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हुए? ऑफर एक्सेप्टेंस और दूसरा प्री कंसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिर थर्ड पॉइंट क्या था हमने बात करी थी? उससे पहले कंपीटेंस किसकी बात करी थी? हाँ, तो आप थर्ड पॉइंट लिखिएगा। कंपीटेंस को हम कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कौन कौन माइनर था इधर? है मतलब था नहीं, जिंदा है सब। हाँ, माइनर, इतने सारे माइनर। क्या आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते? नहीं कर सकते? नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। अच्छा देखो क्या लिखा है, कैपेसिटी मीन्स द लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब कैपेसिटी का मतलब क्या है? कि वो लीगली एबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए या नहीं। और सिर्फ ये लोग लीगली एबल होते हैं, पहला जो मेजर हो, दूसरा साउंड माइंड का हो, और तीसरा लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई ना कर रखा हो। क्या ना कर रखा हो? डिस्क्वालीफाई। चलो और भी पूछते हैं फिर। कोई आए थे जो पहली वाली क्लास के अंदर, उनसे पूछेंगे। ठीक है, आयुषी से पूछ लेते हैं। चलो, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ में कौन कौन आते थे? हाँ? हम्म। इंस्टॉलमेंट, फॉरेन एम्बेसडर्स, सोल्वेंट्स और अल्ट्रावायलेट्स का मतलब क्या था? बियॉन्ड द पावर ऑफ द मेमोरेंडम। ये हमने फर्स्ट क्लास में करा था। हाँ जी, तो इसमें हम लिखिएगा, अभी इतना कोर्स नहीं हुआ है कि बच्चा भूल जाए। ठीक है, अभी थोड़ा सा बढ़ेगा ना, जब रखेंगे क्विज तब आएगा मजा। हाँ जी, तो इसमें आप लिखिएगा कैपेसिटी मीन्स द लीगल एबिलिटी, कैपेसिटी मीन्स द लीगल एबिलिटी of a person
to enter into legal ability of a person to enter into a valid contract. कौन कौन लीगली केपेबल है? पहला, मेजर हो, साउंड माइंड हो और नॉट डिस्क्वालिफाइड हो। तो इसमें आप लिखिएगा आगे अगली लाइन में, एज पर सेक्शन 11, एज पर सेक्शन 11 every person is competent to contract. Every person is competent to contract who, और ये 3 लिख दीजिएगा, वही मेजॉरिटी, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मैथ्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैथ्स तो इजी सब्जेक्ट है, और क्या? मैथ्स में क्या ही होता है, 1 + 1 2, 1 - 1 0, और क्या? लॉ पढ़ो बस। हाँ, नहीं नहीं, ये मैथ्स में क्या ही है, नंबर ही नहीं है। अकाउंट्स में भी डेबिट क्रेडिट है, और क्या ही है। हाँ, जब मेरी ना 11th में पहली क्लास में गया था ना अकाउंट्स की, तो वो गोल्डन रूल्स पढ़ाते हैं अकाउंट्स के। हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सारे रूल्स पढ़ाते हैं। तो मेरे ना क्लास में गया, तो मैडम पढ़ा रही है अकाउंट्स, तो उसके अंदर वो शॉर्ट में लिख रही है, डेबिट को क्या लिखते हैं और क्रेडिट को यहाँ लिख दिया, तो ये बार बार लिखे जा रही, ठीक है। और मैंने समझ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, मैंने कहा मैम समझ नहीं आया। कह रहा इसमें क्या समझ नहीं आया? मैंने कहा मैम क्रेडिट में CREDIT, CR लिख दिया, डेबिट में DEBIT, DR कहाँ से हो रहा है? डाउट सही है नहीं, पहले बताओ। लॉजिकल डाउट है। मैडम ने पूछा बेटा तुम्हारे प्री बोर्ड में कितने हैं? मैंने कहा मैम 18%। बोली बेटा बाहर निकल जा तू, ठीक है। अब तू तेरे को ऐसे भी अकाउंट्स मिलने नहीं वाली, तू क्या बातें कर रहा है ये, ठीक है। कोई रीजन है? हाँ हाँ, वैसे एक लैटिन वर्ड, वो डिबियर क्रेडियर वर्ड से ओरिजिनेट करे है। और डेबिट रिकॉर्ड क्रेडिट रिकॉर्ड भी बोलते हैं कई लोग, क्या बोलते हैं? डेबिट रिकॉर्ड क्रेडिट रिकॉर्ड के लिए भी होता है। पर मेरा डाउट जेन्युइन डाउट था या नहीं, या आज तक नहीं आया किसी को डाउट? हाँ, पूछा ना? हाँ हाँ, चैट जीपीटी। हाँ, तो मेरे टाइम पे चैट जीपीटी नहीं था। हाँ, तब बता दिया था खुद से, हमारी मैडम ने मुझे बताया नहीं था उस टाइम पर, तो मैंने तो खुद जाकर फिर ढूंढा ढूंढा इधर उधर से, तब पता चला। हाँ जी, उसके बाद अगला कंसिडरेशन। मेरे को ये अभी याद है, 10th की SST की टीचर थी, उसमें मेरे प्री बोर्ड में मैंने बताया था नंबर कम थे, तो उन्होंने बोला बेटा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है जिंदगी में, ठीक है। मैंने कहा ठीक है मैडम देखते हैं। उसके बाद मेरा CA कंप्लीट हुआ, मैंने कहा अब तो उनसे मिल के आऊंगा और बता के आऊंगा, ठीक है, कि मैडम अब मैंने CA कंप्लीट कर लिया। गया, ठीक है। फिर मैंने बोला, मैम ने पूछा बेटा क्या कर लिया, मैंने कहा CA हो गया मैम। कहती मुझे तो पहले ही पता था। अब मैं जो मन में भर कर गया था उनको बोलने के लिए, वो मैं बोल नहीं पाया। टीचर स्कूल में तो ऐसे ही बोलते हैं तुमसे कुछ होगा नहीं। हाँ, अच्छा जी। अब आप आइएगा कंसिडरेशन के ऊपर, अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, और लैटिन में इसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यो, विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न। हर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा, अदरवाइज वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जैसे A अग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर 100, क्या करा उसने? 100 रुपए में अपनी बुक्स देना चाह रहा है। A को क्या मिल रहा है? 100 रुपीज मिल रहे हैं। B को क्या मिल रही है? बुक्स मिल रही हैं। तो ये क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर फ्री में दे रहा होता तो तब नहीं होता, और वो एक वॉइड अग्रीमेंट बन जाता। क्या बन जाता? वॉइड अग्रीमेंट। तो इसमें हम लिखिएगा कंसिडरेशन में, ये जो भी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना एक एक,
इनकी पूरी पूरी यूनिट है आगे जाकर, ठीक है। ये सारे जो पॉइंटर्स है और जाके डीप में आते जाएंगे। तो इसमें आप लिखिएगा, इट इज रेफर्ड एज क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न। अच्छा, जरूरी है रिटर्न में मनी ही मिले? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और आगे लिखिएगा, फुल स्टॉप, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन may consist of some rights, comma interest, comma profit, etc. और ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। तो अभी तक हमने कितने एसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर ली? 4 आए, 3 आए। पहला क्या था? ऑफर एक्सेप्टेंस, फिर प्री कंसेंट, फिर कैपेसिटी, और फिर कंसिडरेशन। ये लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ठीक है। सौरभ सर ने एक झूठी रील बना रखी है। उसने बोला मैं स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, मेरे को सब डांटते थे, जबकि सौरभ सर स्कूल में अपने पढ़ने वाले बच्चों में से थे। हाँ, एग्जाम्पल लिखना है। लिख दिया? हाँ जी, हो गया ना सबका एग्जाम्पल? ओके, आगे अगले पॉइंट पर आइएगा, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स होने चाहिए वो लॉफुल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लॉफुल। वो ये बोल रहा है, जैसे एग्जाम्पल में, ए अग्रीज टू सेल टू बी लिकर विदाउट लाइसेंस। लिकर क्या होता है? अच्छा, ये सबको पता है। हाँ, विदाउट लाइसेंस, क्या ये लॉफुल है या अनलॉफुल है? क्यों अनलॉफुल? हाँ, बिना लाइसेंस के आप नहीं सेल कर सकते, और आप ये करते हैं तो ये अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? अनलॉफुल। तो इसमें आप लिखिएगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के अंदर, द कंसिडरेशन, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है अभी, फिफ्थ होगा ना? फिफ्थ पॉइंट है। हाँ, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट में लिखिएगा, द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। अच्छा, अगर एक्स ने फॉर एग्जाम्पल वाई से शादी करी हुई है, और फिर वो जाके जेड से भी एक अग्रीमेंट कराता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, क्या ये लॉफुल या अनलॉफुल? लॉफुल, अनलॉफुल? अनलॉफुल पक्का? अगर एक्स का सरनेम खान होता तो? हाँ, फिर लॉफुल या अनलॉफुल? हाँ, मतलब कितनी शादी कर सकते हैं मुस्लिम? 4। 4 शादी। और हिंदुओं में एक शादी का है। हाँ जी, और एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, पर उनमें वो है, अगर आप 4 शादी करते हो, जैसे सेकंड शादी भी कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट वाइफ का अप्रूवल भी लेना पड़ता है। हाँ, अप्रूवल लेना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसका 4 करने के सोच रहे हो? हाँ नहीं, पर उसमें ये होता है कि 4 शादी आप कर रहे हो, तो चारों वाइफ्स को
आपको सिमिलर चीजें सामान वामान लेने पड़ते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 4 AC होंगे घर में, 4 फ्रिज, 4 वॉशिंग मशीन, तभी सीए कर रहा है, वो कह रहा है। हाँ, कह रहा है। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ जी, अगले पॉइंट पर आइएगा। ये 6th पॉइंट है। हाँ, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void, not expressly declared to be void। अच्छा, मेरी बात सुनना ध्यान से। अभी हम ना आगे जाके कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे जो 26 से 30 में कवर होते हैं। किसमें कवर होते हैं? उसमें लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि ये अग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड है। क्या है? शुरू से ही वॉइड है। जैसे अगर कोई रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लगाया आपके ऊपर, इसका क्या मतलब? रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। अगर कोई भी किसी को ट्रेड या प्रोफेशन करने से मना करता है तो वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है? कि मैं आपको बोलूं कि आप कभी सीए में मत करना, इसके लिए मुझसे 500 रुपए ले लो, ठीक है? क्या ये वैलिड होगा या वॉइड होगा? वॉइड क्यों? शुरू से गलत क्यों? मैंने किसी को ट्रेड या प्रोफेशन करने से मना करा। सिमिलरली अगर मैं किसी को रिस्ट्रेंट करता हूं कि आप कभी जिंदगी में शादी मत करना, इसके लिए मैं आपको 1100 रुपए का सगन देने के लिए तैयार हूं, क्या ये वैलिड या वॉइड? ये वॉइड, इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। सिमिलरली मैं किसी को बोल दूं आप कभी कोर्ट में नहीं जा सकते मेरे खिलाफ, ठीक है? ऐसे अग्रीमेंट को भी क्या बोलेंगे हम? वॉइड बोलेंगे, क्योंकि लॉ ने शुरू से इनको क्या डिक्लेयर करा हुआ है? ये वॉइड है, इनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो इसमें आप लिखिएगा। ऐसी ही एक और आप पढ़ोगे, लॉ ने वेजरिंग करने के लिए भी मना करा है। ये क्या होता है वेजरिंग? सट्टा, बेटिंग। बेटिंग के अग्रीमेंट्स भी वॉइड है। क्या है? कोई करता है बेटिंग? अभी आईपीएल चल रहा है, हाँ? लगाए पैसे आज? हाँ, लग रहा है। हाँ, करते हैं, बेटिंग तो करते हैं बहुत लोग। हाँ, अच्छा, तो इसमें आप लिखिएगा। अभी कुछ बोल रहा है, जीतेगा कोई? हाँ जी, तो इसमें आप लिखिएगा, द अग्रीमेंट एंटर्ड must not be must not be which the law declares to be illegal or void। लॉ ने जिनको क्या बोल रखा हो? इलीगल और void, आप उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। चलो देखते हैं, ये बात हमने पहले पढ़ी है, आप इसमें क्या बताते हो? क्या है इलीगल अग्रीमेंट? जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, मतलब मना कर रखा है कि आप एंटर नहीं कर सकते। तो वॉइड में और इलीगल में क्या फर्क? वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल में क्या फर्क? और वॉइड अग्रीमेंट, ये तो आपने एक लाइन बता दी। वॉइड का मतलब होता है विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, आप उसको कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। कहां लेकर नहीं जा सकते? और जबकि इलीगल है अगेंस्ट द लॉ, किसके खिलाफ जा रहे हो? लॉ के खिलाफ जा रहे हो। क्या इलीगल अग्रीमेंट के लिए जेल हो सकती है? हो सकती है। वॉइड अग्रीमेंट के लिए जेल नहीं हो सकती, बट आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा पाएंगे। कहां इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे? कोर्ट। अगली लाइन में लिखिएगा, एन इलीगल अग्रीमेंट is expressly or impliedly prohibited by law। प्रोहिबिटेड मतलब लॉ ने उसको मना कर रहा। और अगले पॉइंट में, अ void agreement is one without any legal effect क्या है वो? विदाउट कोई भी। हाँ, और एग्जाम्पल लिख दीजिएगा।
क्या बोल रहा है, कौन से अग्रीमेंट्स बने? किसी को ट्रेड करने से रोकना, किसी को शादी करने से रोकना, किसी को केस फाइल करने से रोकना, ऐसे अग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे? वर्ड एग्रीमेंट्स।